जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद नेपाल और इंडिया का रिश्ता जो अच्छा नहीं हुआ है। अभी हमारे देश में जो बिल्डिंग्स है वो जला है, लेकिन हमारा संविधान जिंदा है। ये जो तीन दल चार दल है नेपाल के, जो वो जेनजी से माफी मांगे और आम नेपाली नागरिक से माफी मांगे कि जो उसने वादा किया था चुनाव में वो नहीं कर पाया। राष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसमें सेना का टुकड़ी है, सिंह दरबार के अंदर सेना का टुकड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने सेना की हेडक्वार्टर है। जलता रहा लेकिन सेना लोग सारे चुप हो गए। पिछले कुछ दिनों में नेपाल की राजनीतिक क्षेत्र में कुछ गंभीर परिवर्तन नजर में आया है। एक तरफ नेता राज और करप्शन और दूसरी तरफ बेरोजगारी और महंगाई। सितंबर की 9 तारीख हजारों नागरिक, स्पेशली यूथ सेक्शन या जेन जी, रास्ते पे उतरे। माना जा रहा है कि फेसबुक या यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पे सरकारी बैन से लोग नाराज थे। इसी दौरान पुलिस की गोली से 19 युवाओं की हत्या हुई। आग जल उठी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जैसी राष्ट्रीय बिल्डिंग पे। दबाव पे आके पीएम केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की बन गई इंटरिम गवर्नमेंट की पीएम। इस घटना को विस्तार से समझने के लिए हम बात किए नेपाल की तमाम एक्टिविस्ट पवन सिंह मगर एंड उषा तिदिक्सु से। असल में ऐसा हुआ क्यों, नेपाल की जनता क्या चाहती है, जानने के लिए सुनिए नेपाल की बृहत नागरिक आंदोलन और जेन जी मूवमेंट से जुड़े हुए एक्टिविस्ट की बातें। वेलकम एवरीवन। सो वी हैव हमारे साथ आज है वो पवन थापा मगर। वो एक राइटर है, राइटर, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर एंड सोशल एक्टिविस्ट। अभी पिछले कुछ दिनों में नेपाल में जो चल रहा है वो पवन से हम आज बात करेंगे। सो वेलकम पवन। सो धन्यवाद। ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिन से, उसका दो बहुत सिग्निफिकेंट इंसिडेंट हमारे खबर, हमारा जो इंडियन मीडिया है उसमें खबर में आया है। पहला एक है कि वो 19 या 20 प्रोटेस्टर को पुलिस फायरिंग में मौत हो गए, और उसका नेक्स्ट दिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो देश छोड़ के चले गए। ये क्या सिचुएशन, ये थोड़ा बताए हम लोग। सबसे पहले तो हमारा जो प्रधानमंत्री थे, अभी भी वो केपी शर्मा ओली, अभी भी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। जो नया प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं लोग, उस समय तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे। वो अभी काठमांडू काठमांडू से थोड़ा दूर हिल है, एक शिवपुरी जंगल, उधर है। नेपाल छोड़कर नहीं गए हो। और ये इसका जो आंदोलन का रूप इतने इतने कम समय में तय हुआ कि हम सोच ही नहीं सकते। क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश, देखिए श्रीलंका, देखिए जिस तरह से ये मूवमेंट का प्रभाव है, उधर ही बहुत दिन लग गया है ये क्रांति होने के लिए। लेकिन नेपाल में 2 दिन में ही सब कुछ बदल गया है। इसलिए इसलिए हम ज्यादा इसके बारे में अभी भी कहने के लिए कुछ नहीं है, मतलब अभी भी कुछ नहीं कह सकते इसका रूप और कैसे हुआ। और एक 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 बात में हम ये जान सकते हैं कि जो अभी भी नेपाली नागरिक में जो सत्ता के प्रति और पार्टी के प्रति और नेता के प्रति जो वैरभाव है, बहुत गड़ा हुआ था। और हम देखेंगे कि अभी इसमें जो नेपाली नेताओं ने, जो सत्ता में थे वो नेता, उन्होंने जिस तरह का सोशल मीडिया प्रति बैन बैन कराया, और उसमें गेहूं की तरह हो गया। और 3 दिन में सब कुछ बदल गया। कुछ पॉकेट्स में थोड़ा थोड़ा करके ही हो रहे थे, उसके बाद सडनली अब जो बोल रहे हैं ये बड़ा हो गए, या ये अचानक मूवमेंट सब लोग बाहर आ गए और ये अपराइजिंग की तरह हो गए। पहि- पहले तो ये अ, इतना उतना बड़ा नहीं था। किसी ने भी नहीं सोचा था इसके लिए इतना बड़ा होगा। पहले तो आप बोल रहे थे जो सड़क में बाहर आ रहा था, वो तो अलग ही मोमेंट था। जो मोनार्की वापस लाने के लिए वो था, वो इसके सामने वो कुछ नहीं था। और
अभी जो है, अभी सबसे पहले टिकटॉक में एक चल रहे थे। टिकटॉक में एक प्रभाव था जो जो टिकटॉकर्स बना रील्स बना रहे थे उसके, जो नेता का जो बेटा बेटी है वो बहुत आ, आसान जिंदगी जी रहे हैं, है ना। बहुत महंगी महंगी घड़ी पहनकर और महंगी महंगी जूता पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन आम लोग, आम जो जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो आम नेपाली लोग, उसके पास ना जॉब है, ना अच्छे से एजुकेशन मिलता है, और जॉब के लिए विदेश जाना पड़ता है, और खाड़ी में जाता है। और शायद इसी इसी वजह से बहुत गुस्से वाले लोग थे। और और ये ट्रेन में चला, बहुत चला, क्योंकि आप टिकटॉक में ही देख लीजिए तो मिलियन मिलियन लोगों ने उसको शेयर किया और उससे पार्टिसिपेंट हुए। और उन लोगों ने सॉरी, उसके बाद उससे पहले ये मूवमेंट चला था फिलीपींस में, सॉरी इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया से इतने इतने कम समय में इतने ज्यादा प्रभाव हुई कि नेपाल में, और वो घी, आग में घी की तरह काम कर गई नेपाल के लोगों में वो। और इसी के बीच में जो जेंजी लोग हैं, जो खुद को जेंजी कहते हैं, उन लोगों ने तय किया कि इंडोनेशिया में हो रहे हैं तो यहाँ भी हो सकते हैं एक मूवमेंट, ट्राई करते हैं ऐसे। और इतने इतने पॉपुलर हुए नेपाल में टिकटॉक में बेसिकली। और उन लोगों ने तय कर लिया कि 7 उसमें सितंबर में तो हम कर लेंगे। और इसी तरह ये मूवमेंट का शुरुआत हुआ। इसके पहले से शायद इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अभी आप कह रहे थे वो छोटा छोटा, अभी उसको 2 दिन पहले एक मंत्री की गाड़ी ने एक बच्चा को ठक्कर दे दिया, एक बालिका को। और वो रुक कर भी नहीं मुड़े और भाग गए सीधे से, सीधे सीधे से। और आम लोग होते तो अलग बात होता, लेकिन एक मंत्री की गाड़ी ने उस बच्ची को ठक्कर दिया और नहीं रुक कर वो भाग गए। और उस उससे उसके उसके पहले ओली ने एक फेसबुक में लिख देता है कि अब 3 दिन 4 दिन में सोशल मीडिया बैन हो जाएगा। और सभी 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 सोशल साइट जो नेपाल में दर्ज नहीं हुए, सभी बैन हो जाएगा। और इसमें नेपाली लोग, जो जेनजी लोग, क्योंकि वो उसको तो सहारा ही सोशल मीडिया है, वो लोग भड़क जाते हैं। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो बहुत सारे के आमदनी उसी साइट से आता है। और वो लोग भड़क जाता है। और इसके बीच में ऐसा कोई बड़ा राजनीतिक ठोस कोई कार्यक्रम नहीं है कि इस कार्यक्रम को जिस तरह आप कह रहे थे छोटा छोटा करके आने के लिए, उसके और कुछ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थे। राजनीतिक मतलब नकारात्मक कार्यक्रम नहीं हुए थे। तो अभी जो ये प्रोटेस्ट हम देख रहे थे कि अभी चल रहा है, ये क्या काठमांडू और जो सराउंडिंग्स एरिया है उसी में है, या जो दूसरे गांव में या छोटा शहर में, छोटा गांव टाउन गांव है, गांव इसमें भी? गांव में तो नहीं है, लेकिन काठमांडू को बाहर के शहर में भी बहुत है, जैसे पोखरा, विराटनगर, वीरगंज, नेपालगंज, इटहरी करके बहुत सारे जो शहर एरिया है, उसमें सभी में ये आंदोलन फैल चुका है। जो सभी में जेनजी जाकर उधर का सरकारी संरचना है, सभी को तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसका मतलब सभी सभी नेपाल भर जो शहरी इलाका है, सभी में इसका प्रभाव दिख रहा है अभी। आपने पहले ही बोला है हर दिन नहीं, हम्म। हर घंटे में सिचुएशन चेंज हो रहा है। सो अब हम जो बात कर रहे हैं, सो आपके पास अ, आप जो देख देख रहे हैं कि अभी पीपल, जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो जनरल पब्लिक है, उसका अभी डिमांड्स क्या है, मतलब क्या चाह रहे हैं लोग? अभी वो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया, लेकिन अभी भी उन लोगों के सामने एक दिक्कत है, लेकिन खुद खुद को टीम नहीं बना पा रहा है अभी तक। हम कार्यक्रम में है। और इस वक्त एक न्यूज़ भी आ रहा है कि अभी जो सुशीला कार्की है, प्रधान न्यायाधीश था उस वक्त, उसके
उसके नेतृत्व में 6 महीने के अंतरिम सरकार बनाए और उसके बाद इलेक्शन होगा। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत दिख रहा है, क्योंकि वो संविधान को खतरा में पड़ जाएगा। वो हम वो करते थे, लेकिन और वो एक एक भी लोग कह रहे थे कि नहीं, संविधान को कुछ धारा ही बदल सकते हैं, कुछ धारा बदल सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा संविधान में असर नहीं करेगा। और ये एक 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 सोल्यूशन ये भी निकल रहा है वो लोग, और भी और लोग हैं जो स्वतंत्र तरीका से आ रहे हैं, और हमको भी बात सुनना चाहिए, क्योंकि ये भी जेनजी नहीं है, हम भी जेनजी है, लेकिन बहुत सारा टीम है उधर। और अभी एक फाइनल रूप बता रहे हैं वो लोग, फाइनल रूप में एक न्यूज आ रहा है कि सुशीला कार्की ही सरकार को संभालेंगे, और 6 महीने के बाद उसके वो होगा, इलेक्शन होगा, और नया नया सरकार बनेगी। अभी अभी तक एक आधिकारिक तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी हामी नेपाल जो संस्था है, उनका एक लीडर है सुदान गुरुङ। उनके उनके कहे मुजिम अभी अंतरिम सरकार बनेगा, और उसके सुशीला जी उसका लीड करेंगे। अभी तक तो यही है। आई थिंक कल कुछ मीटिंग्स हुआ था जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जो सम प्रोटेस्ट ग्रुप्स, वो हम्म। एक मीटिंग में डिसाइडेड यह हुआ था कि एक इंटरिम, वो जो आप बोल रहे थे कि एक इंटरिम गवर्नमेंट होगा, उसमें वो कुछ टाइम के लिए देखभाल करेगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। सो हमारे इंडियन मीडिया में एक नैरेटिव चल रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गए। सो कल जो मीटिंग हुआ और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट होगा, इसमें आपका क्या मानना है कि नेपाल जैसे चल रहे थे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पार्लियामेंट, उसका इसी तरीके से चलेगा, मतलब, और एक बहुत मतलब रेडिकल चेंज आएगा? अभी अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतने छोटे समय में बहुत नहीं सोचा हम्म, कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है अभी हमारा डुगडुगी हमारा संविधान है। हमारा ढुकढुकी हमारा संविधान है। अभी सभी अब देखिए, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सभी नहीं है अभी। सभी लोग इन लोगों ने जला दिया, जो आप हम्म, हम्म, सो कॉल्ड जेनजी जेनजी बोलते हैं। और हमारे पास सब कुछ जलने के बावजूद एक है, वो है हमारा संविधान, हम्म, जो नेपाली नागरिक ने लिखा हुआ संविधान। हम्म, वो तो हम हर हालत में उसको खोने नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं नेपाल के जो संविधान है, ये बनाने में हमको बहुत दुख झेलने पड़ा था। बहुत समय लगकर ये संविधान बना है। मुझे भी ये संविधान के कुछ धाराओं में मैं सहमत नहीं हूँ। अभी नेपाल के संविधान में कुछ कुछ धारा, कुछ हिस्से अभी भी हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं। मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि अब हम गणतंत्र हो चुके हैं। गणतंत्रात्मक हिसाब से उसको धारा होना चाहिए। और अ, ये होते हुए भी मैं इस संविधान को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि ये संविधान बहुत है। क्योंकि पहले से मोनार्की ने जो संविधान लिखा था, उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये नेपाली नागरिक ने लिखा हुआ संविधान है। और अभी हम जाएंगे तो अभी एक तरीका भी है, जो चुनाव जीतकर संविधान के छत्र छाया में है, जो तीन पार्टियां, तीन मुख्य दल, नेपाली कांग्रेस, एमाले और माओवादी, ये ये तीनों दल को अभी जो आंदोलन कर रहे हैं जेनजी लोग, उन लोगों ने इन तीन दल को अ, अ, स्वीकार कर लिया, तो हम फिर उस रास्ते से जा सकते हैं, ये संवैधानिक तौर से। जैसे वो सभामुख संसद को बुलाएगा, और वो नया सरकार गठन करेगा, वो संसद। और उसके बाद हम इजीली पहले की तरह जा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा ये नहीं लग रहा ये होगा, आसानी से होगा। लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अ, अभी भी एक आधी आया है, तो अंधभक्त का आधी आधी भी कह सकते हैं। इसमें इसमें कुछ वैचारिक बात नहीं हो रहा है इसमें। इसमें जो मन लग रहा है वही बोल रहा है। अभी आप देखिए, नेपाल के आर्मी अड्डा के बाहर कुछ लोग लड़ रहा है। जेनजी खुद को जेनजी कहते हैं, और वो लड़ रहा है, फाइटिंग चल रहा है उधर।
और इससे इससे शर्मनाक बात क्या हो सकता है? हम हम आ रहे हैं देश बनाने के लिए, एक राष्ट्र चलाने के लिए, और हम लड़ रहे हैं उसके आगे, सैनिक के आगे। और एक बात है कि हमारे में प्रत्यक्ष रूप को सैनिक को, जो जो आर्मी को चीफ है, उससे मेरा संवैधानिक रूप से मैं नहीं जानता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा राष्ट्रपति को, जिसने मुझे मैंने वोट देकर उधर भेजा था। और अभी आर्मी का चीफ कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन सबसे दिक्कत की बात ही यही है, क्योंकि अभी हम नेपाल में coup नहीं चाहते, आर्मी शासन नहीं चाहते। और कहना बहुत मुश्किल है अभी इस समय में क्या होगा, क्योंकि अभी अभी तो लगभग सुशीला जी शायद संभालेंगे इसको। और मुझे नजर आ रहा है कि सुशीला जी ही एस्केलेट करके जाएंगे। लेकिन इसके और इससे ज्यादा अच्छा होगा कि जो तीनों दल, तीन दल चार दल है नेपाल के, जो बहुत बढ़िया दल, वो संभाल कर, फिर से संभाल कर वो उसको वो जेनजी से माफी मांगे, और नेपाली आम नेपाली नागरिक से माफी मांगे कि जो उसने वादा किया था चुनाव में वो नहीं कर पाया। और वो माफी मांगकर वो आएंगे तो और अच्छा होगा। और जो हम देख रहे थे, और सुशीला जी, और जो विकल्प विकल्प के रूप में सुशीला जी के विकल्प के रूप में और लोग आ रहा है स्वतंत्र रूप में, और उससे ज्यादा अच्छा सुशीला जी है, क्योंकि और तो और लोग को हम, मैं भी बहुत नजदीक से जानता हूँ, और वो बहुत अराजक लोग हैं। उससे ज्यादा अच्छा है सुशीला जी सरकार चलाए। और उससे भी ज्यादा अच्छा है तो ये तीनों दल मिलकर आए, और फिर से संसद को सुचारू करके और नया सरकार बनाएंगे। हाँ करण हाँ जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये जो जेन जी जो वर्ड है ना, ये तो हम्म। ज्यादातर अमेरिकन कल्चर से आया है। तो ये जो बात बार बार आ रहा है, ये हमारे चैट में भी ये क्वेश्चन आया है कि ये जेन जी बोल के आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए, ज्यादातर हम जानते हैं कि जेन जी मतलब जो कुछ चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, जो जिसका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने दुनिया में मोबाइल में रहते हैं। लेकिन हम्म। आज का जेनरेशन रास्ते पे आ रहा है, कुछ रिस्की मूव ले रहा है, और उनमें से 19 जन का जीवन चला गया, वो शहीद हो गए। तो हम्म। इस जेनजी को आप थोड़ा डिफाइन कीजिए कि इनका इनका नेचर क्या है, ये क्या चाह रहे हैं, या इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी के नेपाल में। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि ये जो जेनजी प्रोटेस्ट में आया है, इन लोगों का विचारधारा कैसा है? मतलब वो राजनीतिक रूप से वो किस लेफ्ट विंग राजनीति से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, या वो लोग हिंदुत्व से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है? उनका राजनीतिक परिचय के बारे में थोड़ा बताइए। ओह, ये आप कृपया आप मुझे थोड़ा थोड़ा करके सोचेंगे तो अच्छा होगा। सबसे पहले जेनजी के बारे में। अभी अब देखिए, अभी हम उपनिवेश में जी रहा है, और एक ऐसा उपनिवेश जो फेसबुक ने तय करते हैं कैसा होना है, भाषा कैसा निर्माण करना है। और आप आपको शायद पता होगा, अभी हमारे दुनिया में अ, इससे बड़ा युद्ध हो रहा है गाजा में। और आपने कितने बार गाजा की न्यूज़ देखा है? मेरे फेसबुक में तो उसका फीड ज़्यादा नहीं आते। और मेरा फेसबुक में नेपाल का प्रधानमंत्री ने क्या कर रहा है, और ये भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कर रहा है, और जो थर्ड कंट्री है उसका प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, इसने कितना करप्शन कर लिया है, सब सब दिख जाता है। लेकिन मेरे देश में गांजा का बच्चा क्या कर रहा है, उसका क्या खा रहा है, उसका लोग किस तरह जी रहा है, और ये नेतन्याहू ने कितने लोग को मार दिया, ये कभी नहीं आते। इसी तरह नेपाल में भी अब आपने बताया जेनजी, और उस जेनजी को इसको ज्यादा परवाह नहीं है। और बहुत है, बहुत पॉलिटिकल करेक्ट भी है, लेकिन बहुत सारे जेनजी इसका प्रभाव नहीं है कि नेपाल का जो जात व्यवस्था कैसा हुआ, और नेपाल का इतिहास क्या है, नेपाल का सांस्कृतिक इतिहास क्या है, नेपाल का जातीय इतिहास क्या है, और नेपाल का धार्मिक इतिहास क्या है, उसके ज्यादा दिलचस्प नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि सभी को नहीं है, लेकिन बहुत सारे को नहीं है। मैंने आंदोलन में जुड़ा हुआ लोग को इसके ज्यादा
नॉलेज है तो मैं नहीं कह सकता। और जिंजी आप और आपने बताया, ये तो हमारा उपनिवेश ओड है, जो उसने अमेरिका में अध्ययन किया और उसने बता दिया कि ये ओड, हम भी उसके मानने लगे, है ना, यही है। और उससे ज्यादा अच्छा तो इसका एक शायद जिन्होंने जिंजी का वर्ग छुटाया, शायद वही अच्छे से कह सकते हैं इसके बारे में। और मैं आप चेक किया 1997 से आगे का जिंजी है, लेकिन मैं भी उसमें समावेश हूँ। और ये लोग कहेंगे कि जिंजी को कुछ नहीं पता है होता है, एक चावल कैसे आता है और एक रोटी कैसे होते हैं। और ये भी जी गलत बात है, क्योंकि आज के जिंजी भी बहुत पॉलिटिकल एक्टिव है, पॉलिटिकल अवेयर है। और उसके समाज कैसा निर्माण हुआ, जात व्यवस्था कैसा निर्माण हुआ, और वर्ग कैसे आया, सभी में वो दखल रखते हैं। और और आपका और सवाल क्या था नेपाल के इसके बारे में? मेरा सवाल दूसरा पार्ट था कि वो लोग जो माओवादी राजनीति है, या सोचिए कि वाम जो राजनीति है, हम्म। इनसे क्या इनसे इनका क्या मानना है कि ये लोग हमसे गद्दारी किया है, या उनसे उस वो समानता का जो आइडिया है, ये जो माओवाइस्ट पॉलिटिक्स में समानता या जो वर्ग व्यवस्था का अंत का जो चिंता है, इससे भी वो हम्म। प्रभावित है, नहीं, या फिर कुछ और से वो प्रभावित अभी है। अभी अभी नेपाल में माओवादी, आप अभी हम अ, चुनावी रणनीति से देखे तो हम 2/3 से ज्यादा वामपंथी लोग हैं, क्योंकि अभी 2/3 से ज्यादा लोगों ने वामपंथी को वोट दिया है। अभी हम जी चुनावी रणनीति देखे तो, लेकिन आप आम लोगों के सामने जाएंगे वो नहीं है। और और आपने कहा जो हमारा जिंजी पुस्ता जो है वो इसके आगे इसमें क्या विचार रखते हैं। हम्म। कुछ है जो वाम विचारधारा रखते हैं, और कुछ पढ़ा लिखा लोग और जो कुछ सच में ही अध्ययनशील लोग, वो वाम विचारधारा रखते हैं। लेकिन बहुत सा लोग ऐसा है, उसका मतलब नहीं है, उसका पता ही नहीं है वाम क्या होता है, दक्षिण पंथी क्या होता है, और इसको समाज में इसका असर क्या हो सकता है। ऐसा बहुत लोग को मुझे लगता है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक ज्यादा लोग इसमें अ, विचार करें। लेकिन नेपाल में भी बहुत लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा से राय रखते हैं इस अपना पॉलिटिकल उसमें पॉलिटिकल में। और और आपने बताया इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग कितने माओवादी को कैसे दिखता है। और जी इस आंदोलन में जुड़े हुए लोग जो जेनजी है, उस उन्होंने और माओवादी का भी बहुत नेगेटिव बताता है अभी। क्योंकि अभी अभी आपको पता है कि नहीं, और माओवादी का शीर्ष नेता प्रचंड का घर ही जला दिया इन लोगों ने। और हाँ। बहुत माओवादी नेताओं को इन्होंने सड़क में लाकर पीटा है। जी और इसके मतलब ये नहीं कि बहुत और भी नेता थे, और उसको घर को ज्यादा डैमेज नहीं किया है। और इसका विचारधारा ये पुस्तक का विचारधारा वामपंथी से बहुत दूर है मुझे लगता है, क्योंकि आज मैं सुन रहा था एक का वो, और उसका विचारधारा हिंदू राष्ट्र बनाने का है कुछ युवाओं और संघीयता खत्म करने का है कुछ युवाओं का। और हिंदू राष्ट्र बनाने का और संघीयता खत्म करने का मतलब है वो दक्षिणपंथी विचारधारा से आते हैं। और अभी अभी नेपाल में आप देखिए तो वैसे ही जनगणना तो नहीं हुए, कितना लोग वामपंथी राजनीति में है, और कितना लोग दक्षिणपंथी राजनीति में है, और कितना लोग मध्यम मार्ग में है, ऐसे तो नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि अभी वाम आंदोलन नेपाल से घूम रहा है, अभी वो घट रहा है, ऐसे मान लीजिए। क्योंकि नेपाल में ही नहीं, बहुत सारे लोग में वाम आंदोलन अ, उसको
आयु समाप्त हो रहा है, लेकिन ये एक चिंता का बात है हमारे लिए। ओके। सो नेक्स्ट दो क्वेश्चन। सो एक जो है, ये बालेंद्र शाह का नाम मीडिया में बहुत आ रहा है, जो प्रोटेस्टर के हम्म, लिए वो फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर टाइप, जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, इस टाइप का थिंग। और इन द हम्म। मिडिल, सो उसके बारे में, उसका पॉलिटिक्स, उसका थोड़ा हिस्ट्री, वो क्या विचारधारा से आते हैं, और वो उसका मकसदी वा क्या होगा इसमें, इस टर्म में। अब देखिए तो बालेंद्र शाह एक, सबसे पहले वो रैपर थे। और जब वो रैपर थे, मुझे तो, मैं उनको नहीं जानता था। और कोइंसिडेंटली मैं और बालेंद्र शाह एक ही हफ्तों में पार्टी चुनाव का घोषणा कर रहे थे। मैं भी चुनाव लड़ा था उस वक्त। और बालेंद्र शाह ने महानगर पालिका में उम्मीदवार देने के लिए फैसला किया। उसके बाद लोगों को दिलचस्प बढ़ने लगा उनके साथ। और इतना पॉपुलर हुआ उस वक्त चुनाव में वो। और सारी युवाओं ने उसका कैंपेन संभाला, और उसका निशुल्क निशुल्क रूप में जाकर और उसका कैंपन संभाला और जिता दिया उनको। और उसमें मेरा बहुत नज़दीक का दोस्त भी है, अभी भी उसका सचिवालय में है। और उसका नारा था, जो महानगर में जो गरीब है, जो अ, उसका जो व्यापारी है, जो रोज सड़क में आकर वो ठेला गाड़ा में व्यापार करते हैं, उसके महानगर से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। वो बोल रहे थे चुनाव के पहले। और वो जब चुनाव जीत कर आया, और उसका रूह तानाशाह में बदल गया। और वो जो व्यापारी थे सड़क का, उसको इतने बुरी तरीके से मारकर भगा दिया उन लोगों ने। और ऐसे समझिए कि आप ऐसे समझिए कि जो शहर है वो गरीब को देखने देखने नहीं सकते, वो शहर गरीब का लिए नहीं है। और एक तो मेम भी बना था नेपाल में। और बालन शाह दिख रहे, देख तो देख भाई देख, वो गरीब है क्या, ऐसे थे मेम। क्योंकि वो गरीब को देखना नहीं चाहता है। ऐसे लोगों को धारणा है। लेकिन क्या करे, वो बहुत फेमस थे अभी भी। और उसका विचारधारा, आप ऐसे भी, आप, मैं तो नहीं कह सकता उसका विचारधारा क्या है, लेकिन एक बार उसका उसका एक गाड़ी, महानगर गाड़ी, उसका पत्नी को लेकर जा रहा था, लेकिन एक ट्रैफिक ने रोक लिया। और इसी वजह से उन्होंने ट्विटर में और सामाजिक संजाल में लिख दिया, मैं सिंह दरबार को जला दूंगा। कौन है मेरी बीवी के रोकने वाला, मैं उस सिंह दरबार को जला दूंगा। सिंह दरबार मतलब जो भी अभी जल गया हो, वो जो ऐसा है वो। और आप सोचिए, और वो कैसा होगा, और कौन विचारधारा से आते हैं वो। और और सबसे 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 ज्यादा डरने की बात ये है कि ये लोग अभी नेपाल के नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे ज्यादा डरने की बात। ऑल्सो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट होगा, इसका जो नाम है फॉर्मर चीफ जस्टिस जो सुशीला कार्की, लोग उन्हीं को क्यों चुन चुन रहा है, और उन्हीं को क्यों मान रहा है उसका जो एज ए इंटरिम गवर्नमेंट का हेड। अभी सुशील कार्की को जो जीवन चक्र है, जो जीवन काल, बहुत साफ है। उसके ज्यादा ज्यादा शायद मुझे लगता है ज्यादा लोग उसके इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो जब न्यायपालिका में थे, और बहुत अच्छे अच्छे काम फैसला किया है उन्होंने, और लोग से ज्यादा। क्योंकि और नेपाल के सबसे पहले महिला प्रधान न्यायाधीश है। हमारा जैसे देश में सबसे पहिला सबसे फर्स्ट लेडी, वो भी न्यायाधीश में देखने का हम अभी तक चांस नहीं मिल रहा है, और नहीं मिला था। लेकिन जब सुशीला कार्की जी को आप हिस्ट्री देखिए, और उसका जो फैसला देखिए, वो यूनिक था। कुछ हो सकता है, कुछ प्लस माइनस हो सकता है। और उसका राजनीतिक समझ, और उसका उस वक्त का फैसला, और जो अभी अ, उसका जो फेसबुक पर लिखे हुए जो युवा युवा को दिए सलाह, और वो बहुत लोग पसंद करने लग गए। और उसके पहले वो
किसी चीज में भी वो बहुत ओपन होकर बोलती है। और किसी उसका सुशीला जी के एक अच्छे वाणी है कि अच्छे व्यवहार, और किसी को भी वो किसी से भी डरते नहीं है, और जो कहना है कह देते हैं। और यही है। अभी सबसे सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अभी है, क्योंकि अब नेपाल के राजनीति में शून्य समय है, क्योंकि अभी एक सरकार नहीं है और एक है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति तो सरकार का काम नहीं करेंगे, वो तो राष्ट्र का पिता है। और सरकार संचालन करने के लिए प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, लेकिन वो अभी तक उसका पता नहीं चलेगा कि नहीं चल रहा है कि उसको काम कैसा कर रहे हैं, और व्यवस्थापिका कैसे संभल रहा है, न्यायपालिका कैसे संभल रहा है, कार्यपालिका कैसे संभल रहा है। अभी तक हमने नहीं देखा है। अभी अभी तक आप देखिए कि वो खबर खबर सुनने में आया है, जो आर्मी चीफ है उन्होंने राष्ट्रपति को दबाव दिया है कि रिजाइन करने के लिए। और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं रिजाइन नहीं करूंगा, आप गोली मार दीजिए, कह दीजिए कि जेन जी को, आंदोलनकारियों ने गोली मार दीजिए, अभी मैं रिजाइन नहीं दूंगा। लेकिन हमारा मांग ये है कि हम वार्ता करेंगे राष्ट्रपति से। अ, हमारा आर्मी चीफ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारा संविधान में राष्ट्रपति को, सॉरी, आर्मी चीफ को नहीं जानता है। इसलिए भी बहुत अ, खतरा का समय है अभी नेपाल के लिए। और उससे भी ज्यादा खतरा धर्मनिरपेक्षता, और जो, और ये हम्म, धर्मनिरपेक्षता, और ये जो संविधान है, इस धर्मनिरपेक्षता और संघीयता, इसके सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि संघीयता के लिए बहुत लोगों को शहादत से आया है। और जो इससे पहले नेपाल में कथित रूप से हिंदू राष्ट्र रखा था, उसके भी बहुत तौर तरीके से संभालना है। इसलिए सबसे दिक्कत की बात ये होता कि वो हमारे संविधान चला जाए तो सो तो यो धर्मनिरपेक्षता और संघीयता भी खारिज होगा। मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो हामी बोल के जो संगठन का नाम आ रहा है वो तो बेसिकली एक एनजीओ है ना, तो हम्म। वो इस आंदोलन में कैसे भाग लिया, उसका इतना मतलब दबदबा क्यों हो रहा है, मतलब क्या रोल है अभी उसका? ये हामी जो संगठन है, बहुत पहले ही इसका एक्टिविटीज मैंने देख रखा था, क्योंकि ये एक आंदोलन में भी मैं भी सहभागी था। उनको जो कोविड के टाइम में इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, ई से मिलकर। ई हमारा एक अभियंता है, और वो और इसका नाम ईशान है। और वो सरकार को उस वक्त जवाब मांग रहा था सरकार से, जो जितने भी कोविड के समय में जितने भी उन लोगों ने खरीद कर लाया है औषधि वगैरह, चाइना से और विभिन्न मुल्क से। और उसका हमारा जवाब दो, क्योंकि वो सामने में आ रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कोविड के टाइम में लोग लोग घर बैठ रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहा है। और उस समय भी, संकट के समय में भी, जो ओली का ही सरकार था उस वक्त, और ओली जी भ्रष्टाचार कर रखा है ऐसा मानना था। लेकिन उस वक्त अ, वो ईशान जो है वो अनशन बस गया उसके लेकर। और वो जो ईशान अनशन बसा था, और उस वक्त ये जो हामी नेपाली आपसे आपने कहा, और पहली बार मैंने उसको वहाँ देखा, सुदन जी को ईशान के साथ उसको सेवा करके करते थे। सेवा मतलब वॉलेंटियर करता हुआ मैंने देखा। और मुझसे भी उस वक्त परिचय हुआ। अर्थक्वेक आया उसके बाद, और अर्थक्वेक में वो गए कंबल बांटने के लिए, गांव गांव गए। और उसके बाद छोटा मोटा प्रोग्राम, सोशल मूवमेंट वो करते रहते थे। लेकिन अभी ये जो हम ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन लोग कह रहे थे कि ये विशुद्ध जेनजी का आंदोलन था। और हम ही आया वॉलेंटियर करने के लिए और लीड कर लिया। मतलब चाइना से इसका लिंक डायरेक्ट है, आप कहना चाहते हैं? मुझे लगता है चाइना से इसके डायरेक्ट लिंक नहीं है। किसी भी, मुझे लगता है अभी इंडियन मीडिया तो बोल रहे हैं अमेरिका के है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि डायरेक्ट किसी भी रास्ते से ताल्लुक नहीं है। कि है तो ओली इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि
उसके वो सरकार संभाल रहे थे, और वो समझाना था लोग को, उसने सीधा पहले दिन ही 19 लोगों को हत्या कर दिया। मेरा एक क्वेश्चन है कि एक तो आपने बता ही दिया कि इंडियन मीडिया में हम हम्म। देख रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे हैं ये अमेरिका का CIA का प्रोजेक्ट है, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये चाइना का प्रोजेक्ट है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रहा है वो हम्म। नेपाल को किसने कंट्रोल करेगा, उसलिए ये लोग करा रहे हैं। इंडियन जो राइट विंग मीडिया है, मोस्टली वो फेसबुक में, आप जानते हैं क्या, हमारे हम्म। यहाँ पे एक एक्सट्रीम अभी राइट विंग गवर्नमेंट है, और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है RSS, उसके ग्राउंड में भी बहुत, ग्राउंड में और सोशल मीडिया में बहुत उसका प्रभाव है। उसमें एक न्यूज़ में सुबह देख रहे थे कि दैट इज कंसर्न्ड विथ मेनली वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग कालिम्पोंग इस टाइप का एरिया है उसमें बहुत नेपाली लोग रहते हैं। सो हम्म। आवर जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने कुछ कल एक प्रेस बाइट दिया था या फेसबुक में सोशल मीडिया में लिखा था कि मैं उधर जा रहा हूँ एवं वो बॉर्डर को मॉनिटर करना पड़ेगा बहुत क्लोजली। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ राइट विंग्स लोग जो पॉपुलर है सोशल मीडिया में, वो लोग बोल रहे कि बालेंद्र शाह का एक ग्रेटर नेपाल का एक आइडिया है। सो अभी जो बिहार का कुछ जगह है, एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग जो नेपाली हैं, उन लोगों को भी वो अभी ये करेगा, भड़काएगा कि अभी ग्रेटर नेपाल के अंदर में आने के लिए। सो ये जो नैरेटिव, मैं खुद विश्वास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चल रहा है सोशल मीडिया में। सो आपके आप हम्म। इस टाइप का नैरेटिव क्या आपके उधर भी है, या ओनली हमारे यहाँ पे जो राइट नहीं, विंग है है है? है, क्योंकि ये सबसे बकवास नैरेटिव कहता हूँ मैं इसको, क्योंकि आप दार्जिलिंग उस बंगाल के ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ा भाग ग्रेटर नेपाल में आ जाता है। और ये जो अंग्रेज से पहला था, जो गोरखा सैनिक गए थे उस तक, और उसके बाद अंग्रेज से लड़ाई हुई और सुगौली संधि हुई, और संधि के बाद जो अभी दिख रहा है नेपाल, वही हुआ। और अ, ये ये जो मुझे लगता है, ग्रेटर नेपाल अभी मुद्दा नहीं है नेपाल का। अभी 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 जो आप नेपाल देख रहे हैं, उसमें आप लोगों को, युवाओं को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और अच्छे से रोजगार नहीं दे पा रहे, और ज्यादा बड़ा नेपाल कराकर आप क्या दोगे? जो हमने ग्रेटर नेपाल खोया है ना, वो यही जो आप देख रहे हैं आज सैनिक, वही सैनिक की वजह से है। शायद मुझे जो और लोग सुनेगा तो बहुत देशद्रोही के बिल्ला भी भेड़ सकते हैं। हमारा गोरखा सैनिक गए हैं उधर, और सैनिक का काम बहुत अच्छे से नहीं निभाए उन्होंने। अभी आप कुमाऊं गढ़वाल जाए आप, उन्हों को जो बहुत बुजुर्ग आदमी से आप पूछे तो गोरखा के बारे में, वो बहुत हेट कहते हैं गोरखा को। अभी भी नेपाल के ही सुदूर पश्चिम एक प्रदेश है, प्रोविंस है, स्टेट है। और उसमें ही उसके आप लोक संगीत में सुनेंगे तो, जो अभी नेपाली आर्मी है, अभी गोरखा सैनिक, उसके बलात्कारी और बहुत हत्यारा का आरोप में गाने गाते हैं वो लोग। उस वक्त नेपाल के लोग गए, लेकिन नेपाल को सेना ने उधर के नागरिक को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, और चेलियों को बलात्कार करना, लोगों को संपत्ति लूटना, ऐसा वगैरह। और उसके बाद उन लोगों, जो घड़ियाल लोग हो, उन लोग लग गए ब्रिटिश के साथ। उस वक्त नेपाल और ब्रिटिश का हो चुका था, कि लड़ाई हो चुका था। और उसके बाद नेपाल हारा, लेकिन नेपाली भी बहुत बहादुरी से लड़े उस वक्त। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं लगा, क्योंकि ब्रिटिश तो साम्राज्य ही ब्रिटिश का था, वो पीछे हटना पड़ा। और सुगौली संधि हुई, और सुगौली संधि के बाद अभी आप देख रहे हैं नेपाल, वही नेपाल है। और उसके पहले वापस में 3 जिला फिरता पाए थे, जो जंग बहादुर है नेपाल के राणा प्रधानमंत्री, राणा डायनेस्टी का। और जब आपको पता है कि नहीं, जो अ, अ,
उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत हम्म। बड़ा रूप लिया था। और उस वक्त नेपाल के राणा शासकों ने अंग्रेज से मिलकर गोरखा सैनिक पढ़ाए थे लखनऊ। और उस वक्त कुछ कुछ देर वो भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ रुक गए। और उसके इनाम में नेपाल को मिला 3 जिला वापस मिला। अभी उत्तर प्रदेश के सामने है बांके बर्दिया कंचनपुर नाम उस जिला का नाम। और अ, उसके बाद बहुत सारी पार्टियां आई जो नेपाल डेमोक्रेसी में वापस आए। लेकिन वोट वोट पाने के लिए और उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने इसका नारा देता है जो ग्रेटर नेपाल का, जो बहुत बकवासपूर्ण और मूर्खतापूर्ण रहा है मेरे हिसाब में। क्योंकि अभी हमारा वो समय नहीं है जो ग्रेटर था, वो था उस वक्त था, अभी 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 नहीं। और अभी हमको ध्यान जाना चाहिए कि हमारा अभी अ, अभी जो नेपाल है उसमें शिक्षा की हालत क्या है, रोजगारी की हालत क्या है और सामाजिक न्याय का हालत क्या है। अभी भी अभी भी नेपाल में कोई दलित लड़का, कोई उच्च कथित रूप में उच्च जाति की लड़की से प्रेम विवाह करता है तो अभी भी वो मारा जाता है। अभी भी कोई दलित परिवार ब्राह्मण के सामने के घर में आप घर बनाओगे तो वो सारा ब्राह्मण परिवार वो दलित को पीट कर भगा देता है। अभी भी अभी 2-3 साल पहले की घटना है। और हमारा समस्या ये है अभी के समय में। उषा जी भी आए हैं, तो उषा जी को वेलकम इस सेशन में। आपको भी हम सुनना चाहते हैं, तो बातचीत चल रहा है अभी। दीदी हाँ दीदी हाँ नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था उषा जी और पवन जी दोनों से ही है। मतलब ये जो आज ही जान एक प्रेस रिलीज मैंने देखा, और बृहत नागरिक आंदोलन जो है, तो आप लोगों का मुद्दा क्या है? मतलब कौन सी नेपाल का सपना आप लोग देख रहे हो, कौन सी चीज को सामने लाना चाहिए ये बृहत नागरिक आंदोलन सोच रहा है? इसको अगर थोड़ा जानकारी देंगे तो अच्छा होगा। उषा दीदी पहले देंगे क्योंकि वो तो दीदी है, उसके बाद हम। होइन होइन बाबा तपाईँले नै राख्नु कुरा अहिले तपाईँले नै राख्नु। ओके ओके ठीक है दीदी। आपने बोला किसे नेपाल देखना चाहिए आपको, और मैं तो बहुत समृद्ध नेपाल देखना चाहता हूँ। समृद्ध ऐसा नहीं है कि जो भाषण में समृद्ध और जैसा जो और विकास का मतलब मेरे लिए तो न्याय है। जिसका वो जितना ही बड़ा देश क्यों ना हो, जितना जितना ही बड़ा बंगला बंगला और जितना बड़ा सड़क क्यों ना हो, और उसके उस देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक है, जो और कुछ माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, उसके पास न्याय नहीं मिलता तो मेरे लिए वो देश नहीं है। और मैं देखना चाहता हूँ वो देश को जिस देश में किसी भी वर्ग, किसी भी जात, किसी भी लिंग के ऊपर भेदभाव ना हो, वो समान रूप में रहे। मैं ऐसा नेपाल देखना चाहता हूँ। किसी को भी साथ की अन्याय ना हो किसी भी तरह से, तो लैंगिकता से तौर से और जो जातीयता के तौर से और नस्लीयता के तौर से और धार्मिक तौर से, और सभी को बराबर हो। जो अ, जो संविधान में भी बहुत कुछ नहीं है, तो हम उसमें मेहनत कर रहा है उसके लाने के लिए। और यही देश में देखना चाहता हूँ सौरभ जी। उषा जी, ये जो बेहद नागरिक आंदोलन है, ये जो पवन जी जिस सपने के बारे में बोला, ये या जो देखना चाहते हैं उसके बारे में बोले हैं, तो बेहद नागरिक आंदोलन का क्या रोल है? ये जो आंदोलन चल रहा है, जो टर्मोइल चल रहा है अभी नेपाल में, आप लोग जो बेहद नागरिक आंदोलन के तरफ से क्या मुद्दा सामने रख रहे हो, कैसे इस इशू को देख रहे हो, और क्या क्या कर रहे हो, उसको थोड़ा जानना था। हाँ उषा जी, बोलिए। ओ, बाप रे, ये तो बहुत प्रश्न भी है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। और जो हमारे जो मित्र पवन अभी जो बोल रहे थे वो हम सब साथ में है। बेरोजगारी आंदोलन खुला एक मंच है।
जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से इसमें जुड़े हुए हैं। और इस नाम से नेपाल की कई सारी सामाजिक न्याय आंदोलन अभियान में इनका एकबद्धता है कई सारे आंदोलन कुछ सालों से। तो ये एक संकट समझना भी नहीं है। ये एकदम एक ढंग से असंगठित लेकिन थोड़ा सा संगठित और फिर असंगठित जिसका एक काम करने का तौर तरीका है। तो ये ज्यादातर अलग अलग पृष्ठभूमि के साथी एक साथ में है। इसमें किसी की जिम्मेदारी तय नहीं किया गया है। खास खास मुद्दों में साथी सब लोग साथ में आ जाते हैं, अपने अपनी बात रखते हैं और उसमें छलफल मतलब बातचीत होता है। तो फिर तय किया जाता है कि हमको प्रेस रिलीज करना है, अपील करना है, जुलूस निकालना है, रैली निकालना है। तो इस तरीके का सहभागिता है बृहद नागरिक आंदोलन की सामाजिक न्याय आंदोलन के साथ। और साथ साथ में ये है कि कभी कभी हम लोग फिल्म भी दिखाते हैं और कभी कभी हम लोग कमरे के अंदर स्कूल में, कॉलेज में, कई सार्वजनिक बहस करने की जगह में खास खास बात को लेकर एक पैनल डिस्कशन, बातचीत भी कभी कभी किया जाता है। तो अब इसमें इसका भूमिका कैसा है इस ढंग से देखा जाए तो भूमिका ये है कि हर हर किसी हर हर पृष्ठभूमि के लोग एक साथ में हैं। खास खास मुद्दे पे सब लोग साथ में आ जाते हैं और एक संगठित आवाज को हम लोग बाहर लाते हैं। तो ये एक बहुत मजबूत भूमिका है। इसलिए नेपाल में अभी कुछ साल साल से ऐसा एक माहौल बन गया है। बहुत कम लोग प्रश्न करते हैं, आलोचना करते हैं, अपनी जो बात स्पष्ट ढंग से रखते हैं सरकार को लेकर, राजनीतिक पार्टियों को लेकर और फिर बाकी भी जो सवाल से जुड़े हुए लोग हैं, सवाल से जुड़े हुए जो निकाय हैं, उनको प्रश्न करने के साथ साथ कभी कभी ये भी भूमिका हुआ है कि ये समस्या को कैसे हल किया जाए और ये प्रश्न का भी जवाब कैसे लाया जाए। तो इस ढंग से भी काम हुआ है। तो अभी फिलहाल का अगर उदाहरण रखा जाए, कुछ महीने से एक बात छलफल हो रहा था कि नेपाल में राजनीतिक दल का जो कुछ नेता हैं उनका रवैया राजनीतिक तौर से ठीक नहीं था। तो प्रश्न किया गया कि आप लोग को सुधरना चाहिए। तो उसमें एक शब्द यूज किया गया था, नेता राज। तो नेता राज के खिलाफ में हमको जन चेतना फैलाने का काम करना है, लोगों से बातचीत करना है। तो नेता राज के खिलाफ में राजनीतिक दल को स्पष्ट कराने के लिए, राजनीतिक दल को जिम्मेदार बनाने के लिए एक पर्चा निकाला गया, अपील निकाला गया। तो उसको लेकर लोगों के बीच जाना, बातचीत करना, सार्वजनिक जगह पे भाषण करना, ये सब हुआ था। तो दूसरा ये अभी जो नेपाल में जो हुआ है, अभी जो ये पवन ने जिस ढंग से सरल ढंग से बताया था, तो इस माहौल में बृहद नागरिक आंदोलन की तरफ से प्रेस रिलीज किया गया था। फिर कल हम लोग के बीच में एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। तो ऑनलाइन मीटिंग में तय किया गया कि हमको फिर प्रेस रिलीज करना है। तो आज का जो प्रेस रिलीज आया है कि प्रतिक्रांति के खिलाफ में हमको आवाज उठाना है। तो ये ऐसे एक माहौल में ये प्रेस रिलीज आया हाँ, मतलब कि प्रतिकांति आप अभी किस चीज, मतलब किसको आप प्रतिकांति बोल रहे हैं? ये थोड़ा। अब अब ऐसा है कि अभी नेपाल में ये हुआ कल से जो आगजनी हुआ नेपाल में, जो नेपाल का जो सर्वोच्च अदालत है इसको जलाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को जलाया गया है, बार एसोसिएशन इसको जलाया, पार्टी ऑफिस को जलाया। वो लोग कहाँ पे हैं,
राष्ट्रपति, हमारा देश का जो राष्ट्रपति है वो अभी कहाँ है वो भी हमको पता नहीं है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो कहाँ है वो भी हमको पता नहीं। अभी हमको कोई भी पता नहीं है कि कौन लोग कहाँ पे रह रहे हैं। बस ये है कि सेना के साथ है, तो सेना के साथ में उन लोग को क्यों रखा गया है। तो अब हम लोग को ये मानना है कि सेना ने इनको हिरासत में रखा है और वो कुछ खिचड़ी पक रही है, तो सेना कुछ खिचड़ी पका रहा है। तो साथ साथ में ये है कि जेएनजी के साथ जो मीटिंग की बात हो रही है, अभी जो पवन ने बात रखी थी, अभी हमारे देश में जो बिल्डिंग्स है वो जला है, लेकिन हमारा संविधान जिंदा है। हमारा संविधान ये है कि धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतांत्रिक नेपाल है, जिसमें समानुपातिक सहभागिता को गारंटी किया गया है, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी, ये सभी को गारंटी किया गया है। सेकुलरिज्म को गारंटी किया गया है, फेडरलिज्म को गारंटी किया गया है। तो ये संविधान हमको बचाना है। जो जेएनजी जो अभियान से जुड़े हुए हैं, जो युवा साथी लोग हैं, तो ये अभी आर्मी के साथ मीटिंग हो रहा है, तो हम लोगों ने उनको कहा है, तो वो लोग भी अब शायद स्पष्ट हो गए हैं कि हमको आर्मी के साथ मीटिंग नहीं करना है, बात नहीं करना है, हमको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ बात करना है। तो अभी का मुद्दा ये बन गया है। कल तक सेना के साथ बात हो रही थी, तो आज सब लोग कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्रपति वो कहाँ है, हमको राष्ट्रपति का बात सुनना है, और राष्ट्रपति सार्वजनिक तौर से आना होगा और हमको संबोधन करना होगा। तो राष्ट्रपति के साथ हमको बैठकर बातचीत करके समस्या का हल निकालना है। और बृहत नागरिक आंदोलन के प्रेस रिलीज आने के बाद बाकी लोग ने भी थोड़ा अपना बात रखने का उनको भी एक हौसला मिला है, तो अभी बहुत लोग अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। तो ऐसा कहा जाए कि एक अभियान को, एक सामाजिक न्याय की यात्रा को सहजीकरण करने का वैचारिक दृष्टिकोण से और आंदोलन के दृष्टिकोण से बृहत नागरिक आंदोलन की खास खास भूमिका है। और वो भूमिका भी एकदम महत्वपूर्ण। एक तो खुद सहभागी होना बृहत नागरिक आंदोलन के नाम से, दूसरा नेतृत्व देना, तीसरा विचार के तौर से लोगों को साथ देना। तो अभी अभी एक जानकारी मिली है कि हमारे साथी ने मुझे अभी जानकारी दिया है कि जो पार्टी के जो बहुत सारे जो पार्टी के नेता हैं, उनका सारा का अभी मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया है। जो सेना ने 10 बजे से जो नेपाल का जो कानूनी अधिकार जबरदस्त अपने हाथ में ले लिया है। और हमको लग रहा था कि सेना ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि राष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसमें सेना का टुकड़ी है, सिंह दरबार के अंदर सेना का टुकड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने सेना की हेडक्वार्टर है। जलता रहा लेकिन सेना लोग सारे चुप हो गए, है ना। तो सिक्योरिटी की तरफ से, खास कर सेना की तरफ से देखेंगे तो सेना चाह रहा कि नेपाल जले, और ये फ्रजा मौका में वो कुछ करें, तो वो कर रहे हैं। और अनडिक्लेयर जो मिलिट्री कू नेपाल में हो चुका है, तो अब उसका डिक्लेयर होना बाकी है। अब लड़ाई ये हुआ, शायद जेएनजी के साथी लोग भी समझ गए होंगे कि हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के विरोध में नहीं था, हमारा लड़ाई था व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाना, लेस करप्टेड नेपाली सोसाइटी को बनाना, अकाउंटेबल बनाना। तो लेकिन ये जो टर्न हो गया, दूसरी तरफ में टर्न हो गया, जो हम लोगों ने नहीं सोचा था, तो जेएनजी के साथी लोग ने भी शायद उस ढंग से नहीं सोचा होगा। तो अब लड़ाई सीधा स्पष्ट हो गया है, मिलिट्री वर्सेस पीपुल, और मिलिट्री वर्सेस सेकुलर फेडरल रिपब्लिक नेपाल को बचाने का, और अभी का जो संविधान है उसको बचाने का। तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो हम चाहते हैं इस लड़ाई में नेपाल के साथी के अलावा नेपाल के जो बाहर के साथी हैं, अभी जो आप सब इंडिया से जो हम लोग से बातचीत कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और हम अनुरोध करते हैं इंडिया में जो साथी हैं, जो एक लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो अपना बलिदान किया है, जिसके साथ में लड़ रहे हैं, वो हमारी लड़ाई में साथ दें
और उसी ढंग से हम चाहते हैं इंडिया के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और बाकी भी देश में जो साथी लोग हैं वो उनको हम अनुरोध करते हैं कि हमारे लड़ाई में आप सब हमको साथ दो। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि देखिए, हम अभी देख सकते हैं सोशल मीडिया में कुछ वीडियो में कि जो लोकल बिजनेसेस है, लोकल टैक्सीज है या छोटे छोटे बिजनेस के रेस्टोरेंट वगैरह है, उसमें भी वो भी जल रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये आर्मी का ये काम है या कुछ और एलिमेंट्स भी है जो इंटेंशनली यहाँ पे केओस करना चाहते हैं? ऐसा है कि अभी मैं डिटेल में तो अभी हम फिर भी बात कर सकते हैं। लेकिन एक समझ ये है कि आज उस ढंग से आगजनी नहीं हुआ है। जो कल कल भी थोड़ा कुछ हुआ, लेकिन परसों जो सबसे ज्यादा हुआ था। तो अब उसमें काठमांडू के बाहर भी कुछ जगह पे हुआ है। अभी भी कुछ जगह पे कर्फ्यू है, निषेध आ गया है। तो लेकिन ये आगजनी लूटपाट अभी नहीं हो रहा है। और सबसे मजे की बात नेपाल में अभी ये हुआ है कि जो लूटा गया सामग्री था, पुलिस का जो हथियार लोगों ने लूटा था, और कुछ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, वहां से भी सामान की लूटपाट हुई थी। तो अभी गांव के लोग मिलकर, बस्ती के लोग मिलकर उसको वापस भी दे रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं, जैसा कि पुलिस को वो इनकरेज कर रहे हैं, आप लोग पुलिस ऑफिस में आइए, अपना काम रेगुलर कीजिए। और अभी अभी कारागार जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजनर्स मैनेजमेंट ने भी एक प्रेस रिलीज किया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि जो लोग आप जेल से निकले गए हैं, वो हम चाहते हैं आप लोग फिर वापस आइए। तो हमको लगता है शायद बहुत लोग वापस भी आएंगे, कुछ लोग शायद नहीं आएंगे। तो ये एक शायद एकदम एक खास बात हुई नेपाल में अभी आज के दिन में। अभी का जो हमारा देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसको खारिज करने की बात कर रहे हैं। तो वो जो हम नहीं चाहते हैं, तो उस खारिजी के लिए इंडिया से भी कुछ लोग मुझे लगता है कि उसमें साथ में है। जैसा कि अब इंडिया में भी कुछ लोग चाहते हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उस ढंग से लोग बात कर रहे हैं। और जैन जी ने जो अभी कुछ जैन जी के कुछ साथी लोग हैं, उन्होंने अपना बात रखा है, तो उसमें हिंदू राष्ट्र का भी एजेंडा रखा है। कुछ लोगों ने रखा है अभी का जो संविधान है उसको ही मानना है, गणतंत्र, संघीयता, और ये धर्मनिरपेक्षता। तो कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोगों ने रखा है कि जो हमारा जो पूर्वज जो राजा है ज्ञानेंद्र, उनको लाया जाए, उनको रखा जाए। तो अलग अलग किस्म के साथी लोग यहाँ पे अपनी जो बात रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी बात को सुना जाए, आराम से छलफल किया जाए, लेकिन उस छलफल में राष्ट्रपति को सामने रखना होगा और हम सब लोग साथ में बैठकर बातचीत करें। और हमारे देश का जो अभी जो पार्लियामेंट है, दो पार्लियामेंट है, मतलब फेडरल पार्लियामेंट, उसको हम सेंट्रल पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, और फिर यहाँ हमारे यहाँ स्टेट पार्लियामेंट है। तो सेंटर में जो फेडरल पार्लियामेंट है, प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा, उनका संयुक्त बैठक किया जाए। तो ये भी अभी प्रस्ताव लोग कर रहे हैं। तो वो संयुक्त बैठक करने से फिर हम लोग एक निकास में जा सकते हैं। नेपाल में आरएसएस की तरह काम करने वाला जो इंडिया में काम कर रहे हैं और दर्ता दर्ता करके हिंदू महासंघ है नेपाल में, विश्व हिंदू हाँ, महासंघ। वो मैं बात करूँ। हाँ। और जो जब आरएसएस बैन हुआ था इंडिया में, उस वक्त खुला था ना हिंदू महासंघ, और वो नेपाल में है। हम्म, और हम्म, हम्म, ने, हिंदू महासंघ नेपाल में दर्ता है और नेपाल के ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज है, इसलिए हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है हिंदू महासंघ से। और उससे ज़्यादा दिक्कत हमारे लिए है हम्म, आरएसएस से। अभी नेपाल के बहुत बॉर्डर जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन उस जगह में आकर लोग को भड़का कर और जो मुसलमान का खिलाफ नारा लगाकर बहुत काम किया है उन्होंने। बहुत मुझे लगता है बहुत लोग मैं देखता हूँ मीडिया और सब में नेपाल वो बोल रहे थे कि बोल रहेंगे नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन आप सब लोग अ, अ, तो बोलिएगा नेपाल कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था, शासक ने रखा था वो, नागरिक से पूछ कर नहीं रखा था हिंदू राष्ट्र।
वो हम्म, खुद का ही शासक ने खुद खुद रखा था हिंदू राष्ट्र। जब वो नागरिक से पूछा, नागरिक कहा कि हम एक ऐसा राष्ट्र चाहेंगे जिसमें देश में देश का कोई भी धर्म नहीं होता। देश के धर्म है नागरिक का न्याय देना, जनता का न्याय देना, उसके बाद धर्म नहीं है। मैं फॉलो करता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर को, और कुछ हिस्से, हम कुछ हिस्से बाबा साहेब के लेके आया है नेपाली के संविधान में। और इसलिए मैं, इसलिए इसलिए भी मैं आज का संविधान का गर्व करता हूँ। अभी भारत में भी जो ढोल पीट रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसी का है। इसलिए और भी ज्यादा हमारा भारत से सेफ फील नहीं कर रहा है नेपाल। हम्म, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का सरकार था, उस वक्त हम्म, कांग्रेस काफी सेकुलर था, वो सेकुलर चाहता था क्योंकि वो हो पाई। और अभी जो मोदी सरकार है वो खुद एक फासिस्ट का सरकार, जो फासिस्ट कहकर बैठा हाँ, हुआ है। और इसलिए शायद हम्म, वो अंत संत नहीं कर दे। हम नेपाल को यही डर है, क्योंकि अभी देखिए इंडिया का मीडिया आया आया था नेपाल में, और आंदोलनकारी उसको इतना बेइज्जत कर दिया। हम्म, हम गोदी मीडिया को नहीं सहते, आप जाओ। तब भी वो लोग पढ़ा रहे, क्योंकि ऐसा है। क्योंकि अभी नेपाल में इंडिया विरोधी बहुत नारा लग रहा है। और इसमें आप लोग को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद नेपाल और इंडिया का रिश्ता जो अच्छा नहीं हुआ है। मेरे लिए तो देश कुछ भी नहीं है, और बॉर्डर नहीं है, क्योंकि बॉर्डर तो हम राजनीतिक तौर से लिखा हुआ है। और नेपाल और भारत का संबंध उससे बहुत पहले से था, बहुत पहले से। क्योंकि आज मोदी है या न है, और केपी ओली तो नहीं है, जो भी प्रधानमंत्री है उसके मायने नहीं रखते लोग। आप जो है कि गोरखपुर के बॉर्डर जाएंगे, आप चौक जाएंगे, और कब कब तक नेपाल, आप नेपाल के अंदर घुसा आपको मालूम नहीं होता है। ऐसा है हमारा बॉर्डर। इसलिए इसको हम समझे। और नेपाल कभी भी किसी राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र नहीं था, और सेक्युलर राष्ट्र था, है और रहेगा भी।